नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम 2021 से संबंधित संस्कृत प्लस साइकोलॉजी प्लस हिंदी यानी 3 विषयों के मॉडल पेपर के बारे में एक साथ बात करेंगे, जिसमें 30 प्लस 30 प्लस 30 यानी कुल 90 क्वेश्चनों का ये संग्रह रहेगा। बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित और बहुत ही शानदार ये आपका टेस्ट रहने वाला है। तो आप एक काम करिए, पहले 1 से 30, 1 से 30, 1 से 30 इस प्रकार से कॉलम बना लीजिए और जैसे ही मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊँ आप अपना आंसर लिख लीजिएगा, फिर उसको टिक मार्क कीजिएगा कि वो सही हुआ है या गलत हुआ है। और दोस्तों, यदि चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट करें तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को कर दीजिए पहले लाइक। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले मैं संस्कृत के 30 क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मकारस्यो उच्चारण स्थानम किम। मकार का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका, कंठ, उभौ या तालु। साथियों, मकारस्य यानी मैं का उच्चारण स्थान पूछा गया है और आप सभी को पता है कि यम गणना नाम नासिका, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नासिका इसका उच्चारण स्थान रहेगा। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने आ रहा है, अपंग, कुलटा, पतंजलि ऐसाम संधि नाम किम। ठीक है ना, ये 3 वर्ड दिए गए आपको, अपंग, कुलटा, पतंजलि। इनमें कौन सी संधि है? व्यंजनम, स्वर, विसर्ग या पर रूपम। तो साथियों, इन तीनों में कौन सी संधि हो जाएगी? पर रूप संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं साथियों। तीसरा प्रश्न है, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ समास विग्रह। तो पार्वती परमेश्वरौ जो लिखा है, इसका आपको समास विग्रह करना है। रेखांकित शब्द का 4 विकल्प आपके सामने है, राइट आंसर अब आपको बताना है। पार्वती परमेश्वरौ, इसका आपको करना है समास विग्रह। राइट आंसर रह जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पार्वती च परमेश्वर है च। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, नीरस इत्यत्र के उपसर्ग है? निस, नी, निर या निस। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप बताइए नीरस में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? साथियों, निर उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने आ चुका है साथियों, भक्तः इत्यत्र के प्रत्यय। भक्तः में कौन सा प्रत्यय है? सानच, सत्री, कत्वतु या कत। तो साथियों, भक्तः में कौन सा हो जाएगा? कत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, लता पदस्य तृतीय विभक्तो एक वचने किम रूपम भवति। लता शब्द का तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप क्या बनेगा? 4 विकल्प आपके सामने अवेलेबल है साथियों, राइट आंसर सेलेक्ट कर लीजिए और जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लता पद का तृतीय एक वचन रूप बनेगा दोस्तों लतया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा। 7वां प्रश्न है, लिखेयम पदम डॉट 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 लकारे भवति। लिखेयम पद में कौन सा लकार है? 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। लिखेयम में कौन सा लकार माना गया है? तो लिखेयम में साथियों कौन सा हो जाएगा? विधि लिंग लकार, एत, एताम, एयु। ठीक है, लिखेत, लिखेताम, लिखेयु। ठीक है, फिर आपके ये उत्तम पुरुष का एक वचन रूप बनेगा, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, जुगुप्सा विराम परमादार्थ प्रदामार्थ परमादार्थनामुपसंख्यानम इत्यन का विभक्ति। ये जब वर्ड आते हैं जुगुप्सा, विराम, परमार्थ, इनमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीया, तृतीया, पंचमी या षष्ठी। प्रश्न नंबर 8, राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है इन शब्दों में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा, वह गुरु से प्रश्न पूछता है इत्यस्य वाक्य से संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। वह गुरु से प्रश्न पूछता है, इसका आपको संस्कृत अनुवाद करना है। 4 विकल्प आपके सामने अवेलेबल है साथियों। संस्कृत के बाद हम साइको के बाद हिंदी के क्वेश्चन कंटिन्यू देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो वह गुरु से प्रश्न पूछता है, इसका राइट आंसर बनेगा सह गुरुम प्रश्नम पृच्छति, क्योंकि एकतितम चे में चला जाएगा ये द्वितीय विभक्ति में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा।
प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। वयम महाविद्यालयम गच्छामः, वाक्य से वाच्य परिवर्तनम कुरुत। आपको वाच्य परिवर्तन करना है। वयम महाविद्यालयम गच्छामः। 4 विकल्प आपके सामने अवेलेबल है साथियों। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, अस्माभिः महाविद्यालयः गम्यते। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए। अतुलित बलधामम स्वर्णशैलाब्देहम इत्यत्र कै छंद। ये जो आपको लाइन दे रखी है साथियों, इसमें आपको वर्ण काउंट करने हैं और बताना है कि इसमें कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है। अतुलित बलधामम स्वर्णशैलाब देहम। तो साथियों यहाँ पर वर्ण गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 और 15 वर्ण है। तो साथियों 15 वर्ण वाले में कौन सा छंद होता है? मालिनी छंद होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 82 कृते संख्या पदम वर्तते। 82 को संख्या रूप में कैसे लिखेंगे, क्योंकि संख्या ज्ञानम का आपका टॉपिक जुड़ा हुआ है। तो साथियों राइट आंसर बताना है 12वें का। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा द्व्यशीति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 13 है 3:30 यानी 3:30 कृते संस्कृत पदम वर्तते। 3:30 को संस्कृत में किस प्रकार से इस समय को बताएंगे? तो 4 विकल्प आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर रहेगा सार्ध त्रिवादनम। क्या हो जाएगा दोस्तों? सार्ध त्रिवादनम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए। तस्या मुखम कमलम इव सुंदरम अस्ति इत्यत्र लकारम वर्तते। ये जो वाक्य दे रखा है आपको, तस्या मुखम कमलम इव सुंदरम, इसमें लकार कौन सा है? अनुप्रास, उपमा, रूपक या यमक? तो साथियों इसमें जो है अलंकार का नाम है उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 15 देखिएगा। माहेश्वर सूत्राणाम अपरम नाम वर्तते। माहेश्वर सूत्रों का अपर नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है? 4 विकल्प है। प्रत्याहार सूत्राणी, अक्षर वेदय, वर्ण समान्याय या उपयुक्ता त्रय। साथियों प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर बनेगा उपयुक्त त्रय। ये सारे ही माहेश्वर सूत्रों के दूसरे नाम हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए। दृश्य सर्वे साधनेषु प्रमुखम साधनम अस्ति। दृश्य सर्वे साधन कौन सा है? यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने हैं, बताइए जल्दी से। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर रहेगा दूरदर्शनम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 17 है बालकेषु कल्पना शक्तय विकासः भवति। कक्षा नायक विधिना, कथा कथन विधिना, भाषण विधिना या वाद विवाद विधिना। बालकों की कल्पना शक्ति का विकास किससे होता है? तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा प्रश्न नंबर 17 का, वो बनेगा कथा कथन विधिना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 18 देखिएगा। मौखिक परीक्षाया प्रकाराणि सन्ति। मौखिक परीक्षा का प्रकार है शलाका परीक्षा, शास्त्रार्थम, भाषणम या सर्वाणी। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर रहेगा सर्वाणी। शलाका, शास्त्रार्थ और भाषण ये तीनों मौखिक परीक्षा के रूप है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 19 है व्याख्या विधिना अंगानी सन्ति। व्याख्या विधि के कितने अंग हैं? साथियों जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या रहेगा। तो साथियों प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 60। अगला क्वेश्चन है संस्कृत शिक्षणे मूल्यांकन से प्रयोजनम अस्ति। सामान्य शिक्षणम, प्रशिक्षणम, विश्लेषणात्मक शिक्षणम या उपचारात्मक शिक्षणम। तो साथियों प्रश्न नंबर 20 जो है इसका राइट आंसर रहेगा उपचारात्मक शिक्षणम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 21 है मूल्यांकन से कति भेदा सन्ति। मूल्यांकन के कितने भेद हैं? 1 2 4 या 5। तो साथियों मूल्यांकन जो है 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 22 देखिए। संस्कृत अध्यापक से अभिन्न मित्रम अस्ति। संस्कृत अध्यापक का अभिन्न मित्र कौन है? श्यामपट है, चार्ट है, चित्रम या मानचित्रम।
साथियों, कक्षा में अध्यापक का अभिन्न मित्र होता है श्याम पट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 23 है, परिष्कारात्मक शिक्षणम अस्ति उपचारात्मक, व्यापकम, मौखिकम या विकल्पात्मक। साथियों, प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर क्या बनेगा? परिष्कारात्मक शिक्षणम अस्ति उपचारात्मक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 24 देखिएगा, संस्कृत भाषा शिक्षण से प्रथमम कौशलम विद्यते। संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम कौशल कौन सा है? तो श्रवणम, पठनम, भाषणम या लेखनम। राइट आंसर रहेगा आपका श्रवणम, LSRW, ये 4 कौशल होते हैं। ये ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 25 देखिएगा, निबंधात्मक परीक्षा अपेक्षया विश्वसनीय का परीक्षा। निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा विश्वसनीय परीक्षा कौन सी है? साक्षात्कार परीक्षा, मौखिक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा या लिखित परीक्षा। तो साथियों, 25 नंबर का राइट आंसर रहेगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 26 देखिए, संस्कृत शिक्षण से प्रमुख उद्देश्यम अस्ति बोधात्मक, ज्ञानात्मक, रचनात्मक या सर्वाणी। तो साथियों, संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी सर्वाणी करेक्ट आंसर बनेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 90 क्वेश्चन देखने वाले हैं। निम्नाकितेषु अनुवादस्य प्रकार नास्ति। इनमें से अनुवाद का प्रकार नहीं है। चित्रानुवाद, अक्षरश अनुवाद, तथ्य अनुवाद या छाया अनुवाद। तो साथियों, अनुवाद 3 प्रकार का होता है, लेकिन उनमें चित्रानुवाद शामिल नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 28 देखिए, शिक्षाया प्रमुखम उद्देश्यम किम भवेत्? धनोपार्जनम, स्वार्थ साधनम, सर्वांगीण विकास है या सर्वत्र भ्रमणम। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है साथियों? राइट आंसर क्या रहेगा प्रश्न नंबर 28 का? सर्वांगीण विकास है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 29 देखिएगा, संस्कृत शिक्षणे सर्वोत्तम विधि वर्तते। व्याख्यान विधि, अनुवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि या कंठस्थीकरण विधि। 4 विकल्प आपके सामने हैं। अनुवाद शिक्षण, संस्कृत शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है साथियों? प्रश्नोत्तर विधि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। संस्कृत की क्लास का अंतिम प्रश्न है, पद्य शिक्षण से श्रेष्ठ विधि अस्ति दंडान्वय विधि, खंडान्वय विधि, समीक्षा विधि या तुलना विधि। तो साथियों, पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? आप सभी को पता है, खंडान्वय विधि रहेगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। ये 30% आपके संस्कृत के क्लियर हुए। अब हम चलने वाले हैं साइकोलॉजी की तरफ। तो चलिए दोस्तों, साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन और देखते हैं। साइकोलॉजी के 30% वह है जो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में आए हुए हैं साथियों। और आपको मैं बता दूं कि साइकोलॉजी में आपके कितने से होते हैं, आपको ये भी बताना है। तो साइकोलॉजी के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? प्रयोगात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, लंबात्मक विधि या क्षैतिजीय विधि। साथियों, राइट आंसर क्या बनेगा? कार्ल सी गैरिसन ने जो है किस विधि का अध्ययन किया? राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी लंबात्मक विधि करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर दूसरा साइकोलॉजी में दूसरा क्वेश्चन है साथियों, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? 4 विकल्प है। प्रगतिशील कक्षा में शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है साथियों? देखा जाता है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम है। साथियों, 4 विकल्प आपके सामने हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है साथियों? 1 सामाजिक गतिविधि है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा प्रश्न नंबर 3 का। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं तथा कोमल केवल अपने आप से प्यार करते हैं। फ्राइड ने किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या कहा है? 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। फ्राइड ने इस विशेषता को क्या कहा है? तो साथियों, इस विशेषता को कहा गया है आत्ममोह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब देना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा चरण का यह अर्थ है? 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। प्रश्न नंबर 5 का अब आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना है। तो 5वें का राइट आंसर क्या रहेगा? पूर्व संचालन अवस्था में है। ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। 4 विकल्प आपके सामने है साथियों, आप आराम से इनको पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर साथियों रहेगा विचार की अनुत्क्रमणीयता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट किसने लिखी। ये पुस्तक किसने लिखी है, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों, ये पुस्तक है डार्विन की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। स्वनिम, संकेत प्रयोग विज्ञान, वाक्य या रूपिम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीटेट 2012 में आया हुआ है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई साथियों स्वनिम है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा, सिफेलोकोडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। चलिए, नम्मा क्वेश्चन आपके सामने है। सिफेलोकोडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास साथियों सिर से पांव की ओर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। अधिगम का पठार है। अधिगम में अवरोधन वर्धन, अधिगम में दोष, अधिगम की समाप्ति या अधिगम में अवरोध। साथियों यूपी टेट में क्वेश्चन आया था 2018 में। अधिगम का पठार का मतलब क्या है, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 10 नंबर का। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था में के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। 4 विकल्प आपके सामने है साथियों। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए भविष्य की योजना की सूझबूझ। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 12 देखिएगा, अल्बर्ट वांडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। अल्बर्ट वांडूरा का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। अल्बर्ट वांडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 13 देखिएगा, जब कोई भी बालक सीखना शुरू करता है कब से। जल्दी से कीजिए राइट आंसर कमेंट। कोई भी बालक सीखना शुरू करता है साथियों कब से करता है, अपने जन्म से ही। जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है किसका। 4 विकल्प आपके सामने है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर क्या रहेगा। राइट आंसर रहेगा साथियों अधिगम में अशक्तता की ये विशेषता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 15 देखिएगा, एक 5 वर्ष के बालक का चिंतन निम्न में से किस प्रकार का होता है। प्रावर्तित, निर्देशित, मूर्त चिंतन या तार्किक चिंतन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एच टेट में आया है। 5 वर्ष के बालक का चिंतन दोस्तों रहेगा प्रावर्तित चिंतन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा प्रश्न नंबर 15 का। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। निम्न में से उपलब्धि अभिप्रेरणा पर किन लोगों ने काम किया है। फ्राइड व यूंग, मैक्लीलैंड व एटकिंसन, मेस्लो व मैकडूगल या मिलर व डोलार्ड। साथियों उपलब्धि अभिप्रेरणा पर कार्य करने वाले कौन थे, मैक्लीलैंड एवं एटकिंसन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 17 देखिएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर पार्कहर्स्ट ने बालकों के लिए कौन सी शिक्षा पद्धति दी है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। पार्कहर्स्ट ने कौन सी शिक्षा पद्धति दी है, तो साथियों उन्होंने दी है डॉल्टन विधि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 18 देखिएगा, 18वां क्वेश्चन है, साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं। सीजोइड या साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं साथियों, ये बताना है 18वें में। तो राइट आंसर रहेगा दुबले, पतले तथा लंबे शरीर वाले सीजोइड कहलाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 19 देखिएगा, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। 4 ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है।
अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता आपको बतानी है। तो प्रश्न नंबर 19 का जो राइट आंसर बनेगा साथियों वह क्या बनेगा? इनमें सामाजिकता के गुण बहुत कम पाए जाते हैं अंतर्मुखी व्यक्तियों में, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 20 देखिएगा, निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? खेल तकनीक, शब्द साचर्य परीक्षण, चित्र साचर्य परीक्षण या व्यक्तिगत अध्ययन। 20वां क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? तो साथियों राइट आंसर बनेगा व्यक्तिगत अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 21 देखिएगा, 12 वर्ष से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जालोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जालोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो साथियों इसका नाम है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 22 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? प्रतीकात्मक, व्यावहारिक, प्रणाली या शाब्दिक। तो साथियों राइट आंसर क्या बनेगा 22वें का? इनमें प्रणाली शामिल नहीं है साथियों, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन गया है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इसके बाद हिंदी के 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है? 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। कौन सी बुद्धि का प्रकार हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं बताया है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 व्यावहारिक कौशल, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 24 देखिएगा, किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है? संगी साथियों के साथ रखा जाए, व्यावसायिक चिकित्सा दी जाए, बाल कारागार में भेजा जाए या उपरोक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 25 आपके सामने अवेलेबल है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज विरोधी बालक के बारे में सत्य नहीं है? 4 विकल्प आपके सामने है, ध्यानपूर्वक इनको पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा समाज विरोधी बालक के बारे में सत्य नहीं है साथियों? राइट आंसर रहेगा 25वें का ऑप्शन नंबर बी, समाज विरोधी बालक में दोष भावना कम पाई जाती है। ये बिल्कुल ही गलत कथन है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 26 देखिएगा, किसने कहा कि सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अंत्य संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है? प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर अब आपको बताना है, ये किसका कथन है साथियों? 4 विकल्प है, स्पीयरमैन, बार्लेट, स्किनर या लेविन। तो साथियों प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर क्या रहेगा? स्किनर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 4 विकल्प आपके सामने हैं। 27वें का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में लागू किया गया, इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 28 देखिए, एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? एनसीएफ 2005 जो है साथियों किस पर बल देता है? तो राइट आंसर रहेगा करके सीखने पे, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है ना, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 29 देखिएगा, निर्मितवाद के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आपको छांटना है निर्मितवाद के अनुसार। 4 विकल्प आपके सामने अवेलेबल है। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर अब आपको बताना है साथियों। राइट आंसर रहेगा ज्ञान के हस्ताक्षरण का उत्तरदायित्व शिक्षक का है, ये गलत कथन है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साइकोलॉजी का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, उसके बाद हिंदी के क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है? यानी आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक का कौन सा कार्य नहीं है, ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर अब आपको बताना है साथियों। 30वें प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? प्लस पोलियो कार्यक्रम में उनको नहीं लगाया जा सकता है शिक्षकों को, डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ये थे साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन। अब हम चर्चा करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि रहेंगे हिंदी के, फिर आप बताना 90 में से कितने सही हुए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हिंदी के क्वेश्चन।
तो चलिए साथियों, हिंदी के 30 क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहे हैं। ये सबसे पहले गद्यांश दे रखा है, तो गद्यांश जहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी मैं आपको वापस दिखा दूंगा, ठीक है ना। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? सत्य, मृत्यु, अंधकार या गांव? तो चलिए वो दोस्तों बताइए, तद्भव शब्द कौन सा है? प्रश्न नंबर 31 से 60 तक के क्वेश्चन है, तो आपने 1 2 3 गिनती लगाई, तो 31 32 कर लीजिएगा उसको। तद्भव शब्द कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर राइट आंसर रहेगा गांव तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए, ये सारे तत्सम है लेकिन गांव क्या है? तद्भव है। प्रश्न नंबर 32 देखिए, आध्यात्मिक शब्द का पूर्ण विश्लेषण है। अध्याय प्लस इक, अधि प्लस आत्मिक, अधि प्लस आत्म प्लस इक या आ प्लस अध्याय प्लस इक। 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। राइट आंसर अब आपको कमेंट करना है। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर क्या रहेगा यही बताना है। तो 32वें का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर 3 अधि प्लस आत्म प्लस इक, तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 33 आपके सामने आ रहा है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा, देश, नदी या विश्व? तो साथियों भाववाचक संज्ञा कौन सी है यहाँ पर? तो राइट आंसर बनेगा आपका बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 34वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, धर्मोपदेश शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, वृद्धि या यण? धर्मोपदेश में साथियों कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। धर्म प्लस उपदेश, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है ना। यह आपको व्याख्या भी दे रखी है इसमें धर्म प्लस उपदेश के बारे में। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, यदि शाश्वत या सनातन कुछ भी नहीं तो जीवन का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। रेखांकित पद है, यानी यदि कौन सा पद है? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या विशेषण? रेखांकित पद यदि है साथियों, तो क्या रहेगा ये? राइट आंसर क्या बनेगा? अव्यय है यदि। क्या है साथियों? अव्यय, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर अब आगे आपके सामने फिर से क्या आ रहा है? गद्यांश आ रहा है। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो आपको गद्यांश दिखा दिया जाएगा। गद्यांश में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 36 नंबर, मैं बुखार से छटपटाता सा अपनी आत्मा अपने चित्त को संतप्त किए रहता हूँ, यह वाक्य किस काल का है? बताइए जल्दी से। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? ये वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 37 की ओर आते हैं, मैं अपने कुटुंब के युवा लोगों से कहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें मेहनत करनी होगी। वाक्य रचना की दृष्टि से कौन सा प्रकार का है? सरल, मिश्र, संयुक्त या उक्त कोई नहीं? तो साथियों ये जो वाक्य है यह किस प्रकार का है? मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर आपका अगला आ रहा है साथियों 38 नंबर, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है। व्यवसाय, शहर, आत्मा या मिश्र? मैं व्याख्याएं नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा। 38वें का राइट आंसर स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है साथियों? आत्मा स्त्रीलिंग शब्द है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 39 देखिए, वह पूरे समर्पण से दमोद शहर के आसपास के ग्रामीणों के साथ काम करती है। इस वाक्य में बहुवचन शब्द कौन सा है? वह, शहर, ग्रामीणों या काम? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। 39 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? इसमें बहुवचन शब्द कौन सा हो जाएगा साथियों? ग्रामीणों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 40 देखिएगा। 40वां क्वेश्चन है, उन्हें बड़ी खुशी हुई कि मुझे सूर्य प्रकाश, यानी उस ग्रामीण स्त्री का पति जो अपनी पति का नाम नहीं ले रही थी, का किस्सा याद है। रेखांकित पद उन्हें है। उन्हें में कौन सा पुरुष वचन सर्वनाम ये पूछा गया है। तो साथियों प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर क्या रहेगा? उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग शब्द है और बहुवचन है। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 41 देखिए, निम्न में से कृत्रिवाच्य प्रधान वाक्य कौन सा है? राजू फुटबॉल खेलता है, मुझसे लिखा नहीं जाता, रेनू से पढ़ा नहीं जाता या अर्पित से खाना नहीं खाया गया? तो 41 नंबर का कृत्रिवाच्य प्रधान वाक्य पहला ही है,
राजू फुटबॉल खेलता है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यारों लाइक कर ही दीजिए। राम जाने कल क्या होगा, अर्थ के आधार पर यह वाक्य कौन सा है? विधानार्थक, आज्ञार्थक, संदेहार्थक या इच्छार्थक? तो 42 नंबर का राइट आंसर आपको बताना है। राम जाने कल क्या होगा, यह संदेहार्थक वाक्य है साथियों, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वाक्य रचना की दृष्टि से सरल वाक्य नहीं है, कौन सा सरल वाक्य नहीं है साथियों, ये बताना है। तो 43 का राइट आंसर क्या रहेगा? जो बोएगा सो काटेगा, ये मिश्र वाक्य की श्रेणी में आता है, सरल वाक्य नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न वाक्य अगला देखिए, वाक्य का आवश्यक अंग है कर्ता, क्रिया, कर्म या पूरक। 44वां क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। वाक्य का आवश्यक अंग क्या है साथियों? वाक्य का आवश्यक अंग साथियों ध्यान रखना है, क्रिया होती है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है ना। देखिए वाक्य देख लीजिए, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य कथन, विधेय कथन। उद्देश्य में कर्ता, कर्ता का विस्तार, विधेय में क्रिया, क्रिया का विस्तार, कर्म का विस्तार आदि सम्मिलित विधेय को वाक्य का आवश्यक अंग माना जाता है और विधेय का आवश्यक अंग क्रिया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्रिया रहेगा, दूसरा ऑप्शन। अगला देखिए, नाथ ने जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ क्या है साथियों? 45वां क्वेश्चन है, नाथ ने जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। तो राइट आंसर 45वें का क्या रहेगा? पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अपनी अयोग्यता को छिपाने के लिए बहाना ढूंढना, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। क्या इस टेस्ट सीरीज को इसी प्रकार से चालू रखा जाए, 30 + 30 + 30 90 के सेट में? आप जरूर कमेंट करके बताना। 46 नंबर क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में कक्षा में किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए? चार विकल्प आपके सामने हैं। भाषा शिक्षण में कक्षा में दोस्तों किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए? तो चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, जहां पर शिक्षक व विद्यार्थी दोनों सक्रिय रहे, ऐसा वातावरण होना चाहिए, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 47 देखिए, भाषा शिक्षण उपागम के रूप में कक्षा शिक्षण के अलावा आयोजित सरस्वती यात्राओं से अभिप्राय क्या है? तो 47वें का राइट आंसर बताना है। राइट आंसर रहेगा शैक्षिक भ्रमण, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 48 देखिए, रेडियो के स्थान पर टेलीविजन पर प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रम प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उपागम है, क्योंकि? कारण आपको बताना है। अब चार विकल्प आपके सामने अवेलेबल हैं, चलिए जल्दी से बताइए, रेडियो की अपेक्षा टेलीविजन पर जो कार्यक्रम दिखाए जाते हैं प्राथमिक स्तर पर, वो इम्पोर्टेंट क्यों हैं? तो 48 का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर 2, श्रुतिबिंब के साथ साथ दृष्टिबिंब बनने के कारण टेलीविजन पर प्रस्तुत पाठ अधिक प्रभावी हो जाता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 49 देखिए, कविता शिक्षण में जो पाठ अत्यंत सरल, सहज व सुबोध होता है, उन्हें किस प्रकार पढ़ाना चाहिए? तो साथियों उन्हें किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए? रस पाठ के द्वारा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 50 देखिए, शब्दकोश का प्रयोग करने से बच्चों की निम्न में से कौन सी क्षमता विकसित होती है? शब्दकोश का प्रयोग करने से कौन सी क्षमता विकसित होती है? तो उन शब्दों को उपयोग करने की क्षमता विकास होता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, 51वां, भाषा सीखने के मनोवैज्ञानिक चरण हैं। चार विकल्प है साथियों आपके सामने। प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर क्या होगा? भाषा सीखने के मनोवैज्ञानिक चरण कौन से हैं साथियों? तो राइट आंसर रहेगा आपका पहला ही ऑप्शन, जिज्ञासा, उसके बाद प्रयत्न, उसके बाद अनुकरण, फिर अभ्यास करना, ए ऑप्शन यानी पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न 52 देखिए, भाषा शिक्षण में प्रमुख चुनौती क्या है? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, 52 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा? भाषा शिक्षण में प्रमुख चुनौती है मानक व स्थानीय रूप में सामंजस्य न होना, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा 52 नंबर का। 53 नंबर देखिए साथियों, भाषा संसर्ग प्रणाली को प्राथमिक स्तर पर किस शिक्षण के लिए काम में लिया जाता है? चार विकल्प आपके सामने हैं। भाषा संसर्ग प्रणाली को प्राथमिक स्तर पर साथियों व्याकरण शिक्षण में काम में लिया जाता है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 54 है, भाषा शिक्षण का उपागम नहीं है।
4 विकल्प आपके सामने हैं। भाषा शिक्षण का उपागम नहीं है, तो राइट आंसर रहेगा चार्ट आदि भाषा शिक्षण का उपागम नहीं है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। भाषा शिक्षण का विशेष अनिवार्य गुण कौन सा है दोस्तों? शुद्ध उच्चारण करना। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 56 देखिए, मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य आपको कथन छांटना है मूल्यांकन के संबंध में। तो 56 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? मूल्यांकन का उद्देश्य की पूर्ति से कोई संबंध नहीं है, ये गलत कथन है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा, हमें असत्य ही छांटना था। प्रश्न नंबर 57 देखिए, निम्न में से मूल्यांकन का विशेष क्षेत्र नहीं है। मूल्यांकन का विशेष क्षेत्र कौन सा नहीं है साथियों? राइट आंसर रहेगा धार्मिक विकास, ये विशेष क्षेत्र नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 58 देखिए, किसी परीक्षा में प्रश्न का उत्तर जब एक ही हो अर्थात एक से अधिक परीक्षण होने पर भी परीक्षा परिणाम में अंतर नहीं आए तो मूल्यांकन का कौन सा गुण कहलाता है? व्यापकता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या विभेदकारिता? साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 59 देखिए, किसी परीक्षा में प्रश्नों को बनाते समय निम्न में से किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? तो जल्दी से कमेंट कीजिए। प्रश्न पत्रों को बनाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? उपयुक्त सभी राइट आंसर रहेगा। परीक्षार्थियों का स्तर भी देखा जाता है, प्रश्नों की व्यावहारिकता उपयोगिता भी देखी जाती है, उद्देश्य भी देखा जाता है, चौथा ऑप्शन सही रहेगा। आज का 60वां क्वेश्चन यानी 90वां क्वेश्चन है कुल मिला के, जब किसी परीक्षण में विद्यार्थी के विभिन्न अवसरों पर या उसी प्रकार के भिन्न भिन्न परीक्षण पदों में प्राप्त भलांकों में क्षमता होती है तो परीक्षा का ये कौन सा गुण कहलाता है? तो साथियों अलग अलग परीक्षाओं के द्वारा चेक करने पर भी समान अंक आना कौन सी विशेषता होती है? आप सभी को पता है, विश्वसनीयता होती है साथियों, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। तो साथियों ये थे संस्कृत के 30, साइकोलॉजी के 30 और हिंदी के 30। आपको भी इसी प्रकार से लिखना है, आपके 30 में से कितने वे, 30 में से कितने वे, 30 में से कितने वे और टोटल 90 में से कितने वे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आपको आज का टेस्ट कैसा लगा? क्या इसी प्रकार से तीनों सब्जेक्टों के एक साथ टेस्ट लिए जाए डेली? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।